नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 16 अगस्त 2021 के दैनिक क्विज के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, खैबर दर्रा किसके बीच एक पहाड़ी दर्रा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ए। दरअसल यह पहाड़ी दर्रा पाकिस्तान में स्थित है और इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की है। संबंधित समाचार को देखते हैं। अफगान प्रेसिडेंट गनी लीव्स कंट्री एज तालिबान रीच काबुल। हमने पिछले कई दिनों में इस बात को देखा कि कितनी तेजी के साथ में अफगानिस्तान में तालिबान का विस्तार हुआ और 9 सितंबर 2001 को जब अमेरिका के ऊपर में हमले किए गए थे और उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो उसने तत्कालीन सत्ता में स्थित तालिबान सत्ताधीशों को वहां से निकाल दिया था। अब जब अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकल गया है, ऐसे में हमने देखा कि कितनी तेजी के साथ में अफगानिस्तान के एक बड़े क्षेत्र के ऊपर में तालिबान का नियंत्रण स्थापित हो गया और इसी पृष्ठभूमि में हमने देखा राजधानी काबुल के ऊपर में भी तालिबानियों का नियंत्रण स्थापित हो गया और वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए। निश्चित रूप से अफगानिस्तान के लोगों के लिए और इस क्षेत्र में स्थित अन्य देशों के लिए, विशेष रूप से भारत के लिए, यह एक चुनौतीपूर्ण विषय है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको बाहर कैसे निकाला जाए। तालिबान ने इस बात को घोषित कर दिया है कि वो अफगानिस्तान का नया नाम रखेंगे, इस्लामी अमीरात अफगानिस्तान, जिसको वो पहले भी इस्तेमाल करते रहे थे जब वो सत्ता में थे। एक बात मैं आपको और बता दूं, इसी क्लास के अंत में हम तालिबान के विषय में कुछ अन्य बातें भी चर्चा में लाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं खैबर दर्रा, ये पाकिस्तान में स्थित है। ये प्रांत है खैबर पख्तूनख्वा और यहाँ पर प्रमुख जनजातियां हैं अफरीदी, शिनवारी, पश्तून आदि। खैबर दर्रा ऐतिहासिक रूप से भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। भारत के ऊपर पश्चिम से जितने भी आक्रमण हुए वो सारे आक्रमण कहीं ना कहीं खैबर दर्रे के साथ में संबंधित रहे। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा या से न्यायिक देरी के संभावित कारण है या है? पहला, कानूनों में अस्पष्टता। दूसरा है जनसंख्या अनुपात की तुलना में न्यायाधीशों की कम संख्या। तीसरा है न्यायिक रिक्तियां। चौथा है संसदीय लोकतंत्र। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 2 और 3, डी उपर्युक्त सभी। स्टूडेंट्स, यदि हम सही विकल्प की बात करें तो इसका जवाब होगा बी, अर्थात 1, 2 और 3। हम सभी लोग जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र यह न्यायिक देरी के संभावित कारणों में से नहीं है, तो यह तो बिल्कुल नहीं होगा। और 1, 2 और 3 संबंधित समाचार क्या है यहाँ पर, जरा उसको देखिए और फिर व्याख्या को यहाँ पर मिलाते हैं। दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर वकीलों आदि को संबोधित करते हुए इस विषय को उठाया कि कानूनों की अस्पष्टता की वजह से बहुत सारे मुकदमे फंस जाते हैं अदालती प्रक्रिया के अंदर में। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वकीलों को महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से सीख लेनी चाहिए, जो स्वयं भी वकील थे, और उन्होंने सामाजिक विषयों को उठाया। इसके साथ साथ एक विधेयक काफी चर्चा में है, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2021। आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमारे देश के अंदर में न्यायपालिका के साथ साथ में अधिकरणों को भी स्थापित किया गया है ताकि न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके तीव्रता से। लेकिन इसमें कुछ सुधारों की आवश्यकता है जिसके लिए इसको लाया जा रहा है। आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि न्यायाधिकरणों का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A और 323B के साथ में है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि न्यायाधिकरण अर्थात ट्रिब्यूनल्स मूल रूप से हमारे संविधान का हिस्सा नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया था। अब जिन सुधारों की बात की जा रही है उनमें मुख्य रूप से है कि लगभग 9 अपीलीय न्यायाधिकरणों का समापन, इसके अलावा सदस्यों की सेवा शर्तों में बदलाव। दरअसल अपीलीय न्यायाधिकरणों के समापन से अपीलों में जो एक वक्त लग जाता था किसी केस विशेष में, तो अब उस प्रक्रिया को बाईपास करके न्यायिक प्रक्रिया को तीव्र करने की कोशिश की जा रही है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स,
ऑपरेशन मेघदूत था, सियाचिन हिमनद पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक अभियान, हैदराबाद के निजाम के शासन को समाप्त करने के लिए एक अभियान, कारगिल क्षेत्र से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए एक भारतीय अभियान, भूकंप प्रभावित नेपाल में भारतीय सेना के नेतृत्व में बचाव और राहत मिशन। इसका सही जवाब है सियाचिन हिमनद पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक अभियान। आप यहां पर देख सकते हैं कि बी के संबंध में जो ऑपरेशन चलाया गया था वो था ऑपरेशन पोलो, कारगिल में ऑपरेशन विजय, और 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया तो वहां पर भारतीय सेना और भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम था ऑपरेशन मैत्री। यहां पर संबंधित समाचार को देखते हैं। ट्रैकिंग द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। हमारे देश में एक संस्था है क्लॉ ग्लोबल। क्लॉ का फुल फॉर्म है कॉन्कर लैंड एयर एंड वाटर। इसको स्थापित किया 2019 में मेजर विवेक जैकब ने, और ये दिव्यांगों को, साहसी लोगों को प्रशिक्षित करते हैं। इनके द्वारा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को चलाया गया, जिसके अंदर में दिव्यांग जन मुख्य रूप से शामिल हैं, और ये दुनिया के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र सियाचिन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और इस प्रकार से ये एक विश्व रिकॉर्ड को स्थापित करेंगे। और इसके लिए इन्होंने अपने अभियान को आरंभ किया स्वाधीनता दिवस के दिन, और इनको हरी झंडी दिखाई केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी ने, जो कि सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय से संबंधित हैं। अगर यह अभियान सफल हो जाता है, दुनिया के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने वाला दिव्यांगों का ये एक पहला दल हो जाएगा। इस अभियान का अंतिम चरण 1 सितंबर 2021 को आरंभ होगा। आगे चलते हैं। ऑपरेशन मेघदूत के बारे में आप लोग जान लीजिए कि तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य में सियाचिन ग्लेशियर में स्थित यह क्षेत्र है, और इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हमने जो ऑपरेशन चलाया था उसे कोड नाम दिया गया था ऑपरेशन मेघदूत। मेघदूत कालिदास के नाटक से प्रभावित है, उनका एक नाटक भी था मेघदूत के नाम से, और इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर हमने नियंत्रण स्थापित किया। यहाँ पर भारतीय सेना की तैनाती के स्थान को वास्तविक ग्राउंड पोजीशन लाइन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से सुमेलित है या है? जल विवाद संबंधित राज्य, बंसधारा जल विवाद आंध्र प्रदेश उड़ीसा, रावी और व्यास जल विवाद पंजाब हरियाणा राजस्थान, महादई जल विवाद गोवा कर्नाटक महाराष्ट्र, महानदी जल विवाद छत्तीसगढ़ उड़ीसा। स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है ए, अर्थात 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। यह प्रश्न आपके सामने आया है इस समाचार की वजह से। वी वुड नॉट बैक ऑफ फ्रॉम मेकादतु बोम्मई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया। दरअसल कर्नाटक की एक परियोजना है मेकादतु। मेकादतु एक जगह है रामनगर जिला में। मेकादतु का अर्थ होता है गोट्स लीप, अर्थात बकरी की छलांग। अब मुख्य रूप से पीने के पानी के साथ में इस परियोजना का संबंध है। हालांकि इसके माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाएगा और कृषि में भी जल का उपयोग होगा। यह परियोजना कावेरी नदी के अतिरिक्त जल का प्रयोग करेगी, जिसका आवंटन कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। तमिलनाडु के द्वारा विशेष रूप से इस परियोजना का विरोध किया जा रहा है कि ऐसा करने से, यहाँ पर एक बांध बना देने से तमिलनाडु में जल की जो आपूर्ति है उस पर नकारात्मक असर पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विषय में। आज का प्रश्न 2020 की प्रारंभिक परीक्षा से लिया गया है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मामला किस पर केंद्रित था? महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है 2 और 3, अर्थात बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दरअसल ये मुकदमा दादाजी भिखाजी और उनकी पत्नी रखमाबाई से संबंधित है। रखमाबाई का विवाह अल्पायु में ही हो गया था और बड़े होने पर उन्होंने अपने पति के घर जाने से मना कर दिया। अब ऐसे में 1887 में न्यायमूर्ति फर्डन ने हिंदू कानूनों के आधार पर रखमाबाई को उनके पति के साथ रहने
या 6 महीने के कारावास की सजा का सामना करने का आदेश दिया। रखमाबाई डॉक्टर बनना चाहती थी और उन्होंने कहा कि वो सजा को भुगत लेंगी, लेकिन इस आदेश को नहीं मानेंगी। बाद में उन्होंने रानी विक्टोरिया को पत्र लिखा और रानी विक्टोरिया ने दखल देते हुए इस शादी को भंग कर दिया। इस पर बहुत वाद विवाद हुआ था तत्कालीन समाज के मध्य में। बाल गंगाधर तिलक ने इसे अंग्रेजों के द्वारा भारतीय समाज के अंदर में एक हस्तक्षेप के रूप में देखा था, लेकिन कई सारे समाज सुधारकों के प्रयास से इसी मुकदमे के बाद में आयु सहमति अधिनियम 1891 पारित करवाया गया, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य में बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित किया। अब बात करते हैं आज के प्रमुख तथ्य की। तालिबान कौन है? मैंने पहले प्रश्न में आपको बताया था अफगान प्रेसिडेंट गनी लीव्स कंट्री एज तालिबान रीच काबुल। तालिबान का उदय कैसे हुआ? जब हम इसको ढूंढते हैं तो हम पाते हैं कि 90 के दशक की शुरुआत में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा था, उसी दौर में तालिबान का उभार हुआ था। पश्तो भाषा में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। मैं आप लोगों को यहां बता दूं कि 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था और फिर अफगानिस्तान के अंदर में स्थानीय लोगों के साथ में उसका संघर्ष आरंभ हुआ। यहां पर एक संगठन बनाया गया मुजाहिदीन नाम से। ये सोवियत संघ का विरोध कर रहे थे, लेकिन इन्होंने अफगानिस्तान की जनता पर भी अत्याचार किए। इसी बीच जब सोवियत संघ यहां से बाहर निकला, तब तालिबान के लोगों ने मुजाहिदीनों को हराकर सत्ता अपने कब्जे में ले ली। 1995 में इन्होंने ईरान की सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा किया और उसके ठीक 1 साल के बाद में इन्होंने काबुल पर भी कब्जा जमा लिया। अगर हम शुरुआती दौर की बातें करें तो इन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, अराजकता की स्थिति में सुधार हुआ, सड़कों का निर्माण, जहां पर इनका नियंत्रण था वहां पर कारोबारी ढांचा सुविधाएं मुहैया कराई गई। इन कामों के चलते शुरुआत में ये लोकप्रिय भी हुए, लेकिन इसी दौरान इन्होंने सजा देने के रूढ़िवादी तौर तरीकों को लागू किया, जिसमें हत्या और व्यभिचार के दोषियों को सार्वजनिक तौर पर फांसी देना और चोरी के मामले में दोषियों के अंग भंग कर देना। तालिबान ने टेलीविजन, संगीत और सिनेमा पर पाबंदी लगा दी और 10 साल और उससे अधिक उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक भी लगा दी। अब यहां से इनका रूढ़िवादी रवैया उभर के सामने आ रहा था। इसी बीच इनके ऊपर मानवाधिकार के उल्लंघन और सांस्कृतिक दुर्व्यवहार से जुड़े अनेक आरोप लगे। साल 2001 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध के बावजूद इन्होंने बामियान में बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया। इसी बीच साल 2001 में जब अमेरिका के ऊपर में आतंकवादी हमला हुआ और इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि यहां पर तालिबान के लोग अलकायदा का साथ दे रहे हैं। अलकायदा एक आतंकवादी संगठन जिसकी स्थापना ओसामा बिन लादेन के द्वारा की गई थी। तो यहां पर अमेरिका ने इस क्षेत्रों के ऊपर में हमले करने शुरू किए और लगभग 20 साल तक अफगानिस्तान में संघर्ष करने के बाद अमेरिका जब यहां से बाहर निकला तो तालिबान बहुत तेजी से उभर के सामने आया। इसीलिए कई सारे विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि साल 2001 के बाद पहली बार तालिबान इतना मजबूत दिख रहा है। और जब मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूं तब तक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी अपना देश छोड़ के जा चुके हैं। स्टूडेंट्स, 14 अगस्त को डेली क्विज के प्रश्न संख्या 1 में जब हम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की चर्चा कर रहे थे तो वहां पर भूलवश संविधानेतर को कट कर दिया गया था, जबकि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। इस लिहाज से ये एक संविधानेतर संस्था भी होगी और सांविधिक भी होगी, क्योंकि इसे संसद के अधिनियम के माध्यम से बनाया गया है। मैं आशा करता हूं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से प्राप्त होते रहेंगे। शुक्रिया।